हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 5 बजे होती है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीजों का प्रकीर्णन। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि बीज क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और हम बता दें कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो बीज होता है वो फल में सुरक्षित होता है, और हम ये भी जानते हैं कि बीज पौधे का वह भाग होता है जो अगली पीढ़ी का पहला अंश होता है। अर्थात अपने वंश को चलाने के लिए पौधों के बीजों का बहुत महत्व है। ये बीज ही अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ ये सोच सकते हो कि यदि बीज पौधे से दूर दूर तक ना पहुंचे, अपनी जात को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फिर आप ये भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में बीजों को दूर लाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, और वो क्या होती है। ये प्रश्न आ सकते हैं कि जीवन के लिए संघर्ष में क्या तात्पर्य है। तो ये इतने सारे प्रश्न आते हैं, तो आज का ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि जो भी यहाँ लिखा गया है कि शिक्षक छात्रों को बताया कि बीजों का प्रकीर्णन अर्थात मातृ पौधों से कहीं दूर जाकर बीजों का अंकुरण हो, और यह एक आवश्यक क्रिया। यदि ये बीज दूर दूर तक न पहुंचे तो मातृ पौधे के पास ही इनका अंकुरण हो जाएगा, और ये एक भीड़ की स्थिति हो जाएगी। मतलब कि बहुत सारे जो उनका बीज होता है जनक पौधे के पास ही अगर वो नए पौधे का उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे पौधे एक जगह पे ही उनकी उत्पत्ति हो जाएगी, और बहुत सारे बीज मातृ पौधे के आसपास ही अंकुरित होंगे। तब स्वाभाविक रूप से उनमें स्थान से लेकर भोजन तक के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा। इसे हम जीवन के लिए संघर्ष भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए फलों तथा बीजों का दूर दूर प्रकीर्णन होना ही चाहिए, जिससे वह अपनी जाति को दूर दूर तक फैला सके। आप सभी जानते हैं कि पौधे चलते नहीं हैं, अतः बीजों के प्रकीर्णन के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है। वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा और विस्फोट द्वारा, ठीक है। तो बीजों का प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा और विस्फोट द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो क्रियाविधि, ठीक है, आप एक्टिविटी भी करा सकते हो। तो जैसे कि शिक्षक छात्रों से वायु द्वारा किस प्रकार प्रकीर्णन होगा, उसके लिए बीजों में क्या विशेषता होनी चाहिए, एक सूची तैयार करवाए। बीज को हल्का होना चाहिए, ठीक है, यानी हवा द्वारा अगर प्रकीर्णन होगा तो वैसा बीज भी होना चाहिए। बीज बहुत ही हल्का होना चाहिए, और बीजों में कोई विशेष अंग निकल जाना, जैसे कि पंख जैसी रचना, रुई आदि, जिससे वे हवा में आसानी से उड़ सके। बीज सूखे होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बीजों का वायु में प्रकीर्णन के लिए बीजों का हल्का आकार में छोटा या बीज पलवनशील के कारण हो सकता है। इसके साथ ही बीजों में भिन्न भिन्न प्रकार अनुकूलन मिलते हैं, और ये इनके प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। और वायु द्वारा प्रकीर्णन बीजों को अनीमोकोरस कहते हैं, ठीक है। यानी वायु द्वारा जो प्रकीर्णन होता है उस बीजों को हम क्या बोलते हैं, तो अनीमोकोरस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखिए, वायु द्वारा प्रकीर्णन के अनुकूलन निम्नलिखित है। पहला है दोल छेप विधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, दोल छेप विधि क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे आपके एग्जाम में देखिए सिंपल अगर सवाल पूछता है तो यही पूछता है कि जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वो उसका कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, विस्फोट द्वारा, ठीक है। वायु द्वारा किस तरीके से होता है, तो हमने यही आपका पार्ट है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है दोल छेप विधि। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे
कैप्सूल, फॉलिकल, लैंग्यूम आदि फलों में स्फुटन के बाद वायु द्वारा बीज बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जितने भी आपके फल हैं, जैसे कि जैसे कैप्सूल हो गया, फॉलिकम हो गया, लैंग्यूम हो गया, तो ये आप इनको मतलब नाम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैप्सूल, फॉलिकल, लैंग्यूम आदि फलों में स्फुटन के बाद वायु द्वारा जो होता है वो बीज बिखर जाता है और बीज फलों से अलग होकर हवा द्वारा बिखर जाते हैं, जैसे कि आपका कपास हो गया, भिंडी हो गया, पॉपी हो गया आदि। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि एग्जाम्पल के लिए जो वायु द्वारा या दोलछेप विधि होता है वो आपका पॉपी में हो जाता है, कपास में हो जाता है और भिंडी में हो जाता है। दूसरा है आपका, ये तो दोलछेप विधि है जिसमें आपका एग्जाम्पल कपास, भिंडी और पॉपी ये आ जाता है, यानी जो भी फल होते हैं स्फुटन के बाद वायु द्वारा जो होता है वो उनकी बीजें जो होती है वो बिखर जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट है वायु द्वारा का ही दूसरा पॉइंट है सपक्ष विधि, यानी वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन हेतु बीजों में पंख सदृश रचनाएं निकल आती है, जिससे बीज वायु में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, जैसे डिप्टेरोकार्पस, एसर, चिलबिल, ओरोजाइलेन, हिप्टेज। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा जब उनमें कुछ पंख निकल आती है तो वो हवा में उड़ जाती है और कहीं दूसरे स्थान पे गिर जाती है, जिससे मतलब कि नया बीज का जहाँ वहां पे उग जाता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्टेरोकार्पस, एसर, चिलबिल, ओरोजाइलोन और हिप्टेज। ठीक है, अब देखिए इसी में है बेलनी विधि। तो आपको फ्रेंड्स इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एग्जाम्पल याद कर लेना है। ठीक है, आपका बेलनी विधि में इसमें पौधे सूख कर तेज हवा में जड़ सहित उखड़कर दूर चले जाते हैं, इस कारण इनके बीज जगह जगह बिखरते रहते हैं और ऐसे पौधों को टम्बलर वीडस भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो ऐसे पौधे जो सूख जाते हैं और जड़ से ही, ठीक है, जड़ से ही उखड़ के और हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से ये जो इनका बीज होता है वो जगह जगह बिखर जाता है, ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, तो टम्बलर वीडस भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका चौलाई हो गया, बथुआ हो गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। उसके बाद आपका है पैराशूट विधि। तो पैराशूट विधि क्या है, तो पैराशूट विधि क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो कुछ बीजों में ऐसे उपांग पाए जाते हैं जिनके द्वारा बीजों को उड़ने में पैराशूट की तरह कार्य करते हैं। इस विधि से बीजों का प्रकीर्णन बहुत दूर दूर तक हो जाता है। ठीक है, नाम से ही है पैराशूट विधि। तो इसमें देखिए कंपोजिटी परिवार के पुष्पों में रोमिल बाह्य दल पुंज होता है जिसे पेपस कहते हैं। जो तो फ्रेंड्स ये पैराशूट है जिसमें आप पहला गेंदा याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार मदार, इसमें एक बीज पर रोम गुच्छे होते हैं। अगर आपने मदार का पौधा देखा होगा तो आपने बीज देखा होगा वो हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कपास, नारवेलिया, कलीमेटिस में भी रोए जैसी रचनाएं पाई जाती है जो बीजों पर लगी होती है। ठीक है, तो ये आपका पैराशूट विधि हो गया। तो वायु द्वारा अगर पूछे वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, तो 4 टाइप से होता है। एक तो दोलछोप विधि जिसमें आप याद कर सकते हो डिफिनीशन, इसमें आपका कपास, भिंडी आ जाता है। ठीक है, वायु द्वारा जो प्रकीर्णन होता है उसमें दोलछेप विधि यानी कपास और भिंडी आ जाता है। उसके बाद आता है सपक्ष विधि, इसमें आपका जैसे कि हिप्टेज आता है। ठीक है, चिलबिल आ जाता है। तो 1 से 2 आप डिफिनीशन एग्जाम्पल याद कर सकते हो। आपका बेलनी विधि में आपका बथुआ आ जाता है। ठीक है, पैराशूट विधि में आपका मदार के पौधे के बीज आ जाता है। तो बस आपको इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल याद कर लेना है, डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं फ्रेंड कि जल द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो जो पौधे पानी के आसपास या पानी में होते हैं उन्हीं पौधों में जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। ये विधि कम ही पौधों में पाई जाती है। ऐसे पौधों को जिनके बीज का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है जैसे कि हाइड्रोकोरस कहते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड जल द्वारा जो प्रकीर्णन के अच्छे उदाहरण है आपका नारियल, सिंघाड़ा एवं कमल। ठीक है, तो देखिए अब जल द्वारा किस तरीके से होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जल
जो नारियल है वो मध्य फल भित्ति रेशेदार होता है और ऊपरी फल भित्ति पानी के लिए रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। ये फल समुद्र के पानी में बहते हैं और किनारा मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। तो देखिए नारियल का जो प्रकीर्णन होता है इस बीज का, क्योंकि जो ये फल होते हैं ये मध्य फल भित्ति रेशेदार होते हैं और ऊपरी फल भित्ति पानी के लिए रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। और ये जो फल होती है समुद्र के पानी में बहते हुए किनारा मिलने पर अंकुरित हो जाता है। यानी जैसे वो किनारे पे जाती है तो वो जो आपका नारियल का बीज होता है वहां पे वो अंकुरित हो जाती है। अब यही हम बात करें सिंघाड़ा की, तो ये फल बेल से टूटकर पानी में नीचे जम जाता है और फिर अनुकूलन परिस्थितियां पाकर अंकुरित होता है। ठीक है, यानी जो आपका सिंघाड़ा होता है इसका जो बीज होता है जल द्वारा होता है और जो इसके फल होते हैं बेल से टूटकर पानी में नीचे जम जाता है और फिर अनुकूलन परिस्थितियां पाकर वो अंकुरित हो जाता है। अब बात करते हैं कमल की, तो कमल का फूल टूटकर जल की धारा के साथ बहता रहता है और ये जो आपका पकने पर स्पंजी पुष्पासन सड़ जाता है। यानी जो आपका कमल होता है वो जल में टूटकर जल की धारा में बहता जाता है और बहते बहते यानी जब उसका मतलब कि स्पंजी पुष्पासन सड़ जाता है और फल उससे अलग हो जाते हैं, ये फल पानी की तली में डूब जाता है और अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है कमल। ठीक है, उसी प्रकार आपका निम्फिया स्टिलेटा के बीजों में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं और ऐसे बीज पानी में तैरते तैरते दूर तक पहुंच जाते हैं। वाटर लिली के एरिल में हवा भरी होती है जो पानी में तैरने में सहायता करती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये आपका सिंघाड़ा हो गया, ठीक है, सिंघाड़ा हो गया, नारियल हो गया और कमल हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्पंजी पुष्पासन है, इसमें बीज है। ठीक है, तो आप ये फिगर भी देख सकते हो, ये आपका नारियल है, इसको हम भूड़ कहते हैं। ठीक है, इस आवरण को हम बीज चोल कहते हैं। उसी प्रकार सिंघाड़ा आप देख सकते हो, इसको हम बाह्य चोल कहते हैं, इसको बाह्यदल, इसको भूड़ और इसको हम बीज कहते हैं। तो ये जितने भी आपके सिंघाड़ा, नारियल और कमल है ये जल द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है, इनके बीजों का। अब हम जानते हैं कि जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी को केवल और केवल एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, तो शिक्षक छात्रों को बताए कि बीज बहुत दूर दूर तक कुछ जंतु एवं पक्षी द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे कि आपका गिलहरी, चूहा, तोता, गाय, भैंस, लोमड़ी, चिड़िया आदि। जिन बीजों एवं फलों में जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है उन्हें हम जुकोरस कहते हैं। यानी जंतुओं द्वारा जो बीजों का प्रकीर्णन होता है उन्हें हम जुकोरस कहते हैं और इनके बीजों या फलों में कुछ चिपचिपा पदार्थ या हुक तथा शूल आदि पाए जाते हैं, अतः दूसरे जानवरों में चिपक जाते हैं और वो जानवर जहां जहां जाते हैं वो बीज वहीं और दूर तक फैल जाते हैं। जैसे कि आपका जैंथियम हो गया, मुड़े हुए अंकुश हो गया। ठीक है, तो आप 1 से 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हो और आप देख सकते हो जंतु द्वारा प्रकीर्णन आपका गोखरू हो गया, ठीक है, बाघ नखी हो गया, लटजीरा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। इन सभी के अतिरिक्त कभी कभी गुदेदार रंगीन फलों को जंतु चिड़िया खाती है और फिर उनके मल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। उदाहरण के लिए पीपल, बरगद, अंजीर आदि के पौधे दूसरे पौधों के तनों पर, खजूर के वृक्षों पर तथा पुरानी दीवारों आदि पर देखे जा सकते हैं। चूंकि बीजों का बीजचोल सख्त होता है अतः खाए हुए फल व बीज मल द्वारा बिखर तो जाते हैं किंतु नष्ट नहीं होते और अनुकूलन स्थिति में वह पुनः अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार पानी में तैरने वाले पक्षियों के पैरों में पानी में रहने वाले पौधों के बीज पक्षियों में चिपक जाते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। जब ये पक्षी तट पर आते हैं तो तट की मिट्टी भी इनके पैरों पर चिपक जाती है और जब ये पक्षी उड़ते हुए बहुत दूर देशों में निकल जाते हैं तब ये बीज भी उनके साथ, उनका बीजों का प्रकीर्णन बहुत दूर देश तक हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से मनुष्यों द्वारा प्रकीर्णन एक अप्रत्यक्ष तरीका है। यह है कि यह तरह तरह के खाद्यान्न व फल जो विदेशों से आयात होते हैं तथा विदेशों को निर्यात होते हैं, उनमें से बीजों व फलों का एक दूसरे देशों का प्रकीर्णन भी होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण के बीजों का प्रकीर्णन विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा शुष्क फलों एवं फली द्वारा फलों में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका लास्ट है विस्फोटक विधि द्वारा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो विस्फोट विधि क्या होता है? शिक्षक छात्रों को बताया कि कुछ पौधों में फल स्फुटनशील होते हैं तथा बीज फल के फटने पर झटके के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से विस्फोट होता है उसी प्रकार यानी जब फलों का स्फुटनशील होता है तो जब फल के फटने पर झटके के साथ बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार विस्फोटक प्रक्रिया से प्रकीर्णन अधिक दूरी के लिए नहीं हो पाता और यह फलों के फटने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से होती है, जैसे कि फल नीचे से ऊपर की ओर फटे, फल चारों ओर एक साथ फटे या फल स्पर्श करने से ही फट जाए, जैसे कि आपका बालसम में, जैसे बार्लेरिया में। ठीक है, तथा एंड्रोग्राफिस में पका फल जैसे ही नमी के संसर्ग में आता है और तेज आवाज के साथ जोर से फट जाता है, तब बीज सभी दिशाओं में फैल जाता है और कुछ में लचदार पदार्थ होता है जो ऊंचे दाब के साथ बाहर निकल आता है और इसके फलस्वरूप फव्वारे के समान बीज दूर तक फैल जाते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को ये पता चल गया कि विस्फोटक क्या होता है, यानी जब फलों का स्फुटनशील होता है तो एकाएक जब फल फटता है तो बहुत दूर तक उनका जो बीज है वो चला जाता है। तो इस तरीके से बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो आपको एग्जाम्पल याद कर लेना है बार्लेरिया। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा समझाया तो इसके बारे में उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो बीजों का प्रकीर्णन एक दृष्टि में बहुत ही आसानी के साथ आप चार्ट द्वारा देखिए, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा, विस्फोट द्वारा। तो जो वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो एनीमोकोरस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, यानी जो वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है वो उन्हें हम एनीमोकोरस कहते हैं। अगर जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है तो उसे हम हाइड्रोकोरस कहते हैं और अगर जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है तो उसे हम जुकोरस कहते हैं। ठीक है, और विस्फोटक इसमें कुछ नहीं है, तो बस आपको ये फली कैप्सूल जैसे भिंडी आप इसमें रख सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, वायु द्वारा में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने अभी डिस्कस किया, चार होता है दोलन, ठीक है, सपक्ष, बेलनी, पैराशूट विधि। तो दोलन में आपका कपास, भिंडी, ठीक है, ये आ जाता है। उसी प्रकार सपक्ष में आपका चिलबिल आ जाता है, बेलनी विधि में आपका भथुआ, चौलाई आ जाता है, पैराशूट में कपास, पेपस। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। उसके बाद अगर हम जल द्वारा बात करें तो आपका नारियल, सिंघाड़ा, कमल आता है। ठीक है, जंतु द्वारा आपका बखनकी, लटजीरा, गोखरू, जैंथियम, ये सभी जंतु द्वारा आता है। और विस्फोटक द्वारा फली, कैप्सूल, भिंडी। ठीक है, यानी एक जो उसका स्फुटन होता है तो ये आपका विस्फोट भिंडी में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा बीजों का प्रकीर्णन समाप्त होता है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और आप ये चाहें तो ये जो बीजों का प्रकीर्णन यानी जो चार्ट बना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर इस चार्ट के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और इससे बाहर आप सभी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हमने सब चार्ट वाइज, जैसे कि बीज का प्रकीर्णन, कल हमने बीज डिस्कस किया, उसको भी चार्ट के साथ आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ बीज का जो चार्ट है, ठीक है, बीज, एक पत्री बीज, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री में आपका गेहूं, मक्का, धान, चना, सेम। तो केवल आप ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीज जो होता है आपका भूणपोषी बीज होता है, एक अभूणपोषी बीज होता है। अंकुरण जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक, जिसमें आपका ऊपरी भूमिक में सेम आ जाता है और चना आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।